तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल जाती हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा टॉपिक चल रहा था संवैधानिक विकास, जिसमें हमने पढ़ लिया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जिसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश के पीएम थे नॉर्थ, उन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया जिसकी सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनी है उसकी प्रशासन की देखरेख के लिए दो संस्था बना दी ब्रिटेन में, एक निदेशक मंडल, एक हितधारकों का मंडल। और निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। और इसी में ही निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रतिवर्ष 1/4 भाग रिटायर होने का आदेश मिला। और जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी बना दी गई। और इसी में ही 1774 में इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, 3 अन्य जज, वाइड लेमेस्टर चेम्बर। तो चलिए तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे आगे आता है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। तो इसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया? जो इसका सुझाव है वो प्रवर समिति द्वारा दिया गया। जो ये प्रवर समिति है इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? एडमंड बर्क इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें 2 पॉइंट हैं कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो कलकत्ता सरकार है उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। और दूसरा पॉइंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो निदेशक मंडल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है? इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा कानून बनाने का अधिकार मिला। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो निदेशक मंडल के कार्यों में, जिसे हम कहते हैं गवर्नर और उसकी परिषद, कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हो जाता है हमारा 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम। इसमें क्या है? जो कंपनी के नियंत्रण में जो भारतीय क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश भारत कहा गया। और इसी अधिनियम द्वारा जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। जो व्यापारिक कार्य थे उन पर निदेशक मंडल का नियंत्रण, और जो राजनीतिक कार्य थे उन पर नियंत्रक मंडल का नियंत्रण था। तो पहला पॉइंट है कंपनी के नियंत्रण में
भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा गया। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। तीसरा पॉइंट है इसी में कि व्यापारिक कार्यों पर निदेशक मंडल का नियंत्रण था। और राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण था। अब आता है हमारा कि नियंत्रक मंडल की स्थापना कब हुई। तो नियंत्रक मंडल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा हुई। इसमें 6 सदस्य थे, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव था और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और इसी में ही गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब आ जाता है हमारा नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल की स्थापना ये बात पढ़ी है था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य थे 6, जिनमें से एक था चांसलर ऑफ एक्सचेकर। चांसलर चांसलर ऑफ एक्सचेकर और एक था राज्य सचिव। और 4 थे प्रिवी काउंसिल के सदस्य। ये हो जाता है हमारा नियंत्रक मंडल के में जानकारी। इससे आगे आता है कि जो गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या थी 4 से घटाकर 3 कर दी गई। चौथा पॉइंट है ये हो जाता है हमारा चौथा पॉइंट। फिर आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल बिना नियंत्रक मंडल की परमिशन के किसी भी इंडियन राजा से युद्ध या समझौता नहीं कर सकता था।
बिना नियंत्रक मंडल की परमिशन के किसी भी इंडियन राजा युद्ध या समझौता नहीं कर सकता था। ये हो जाता है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें बीच में एक और भी है 1786 का अधिनियम, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या होता है, जो कंपनी है उसके व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया जाता है और नियंत्रक मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता है और ब्रिटिश भारत में लिखित कानूनों द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। इसके बाद आता है 1793 का अधिनियम। इसमें क्या है, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया जाता है। पहला पॉइंट है 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया जाता है। पुनः मिले, कंपनी को व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः मिले। इसके बाद दूसरा पॉइंट है नियंत्रक मंडल को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। दिया जाएगा और इसी में ही ब्रिटिश भारत में लिखित कानूनों द्वारा प्रशासन चलाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश भारत में, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में लिखित कानूनों द्वारा प्रशासन चलाया जाएगा। ये हो जाता है हमारा 1793 का अधिनियम। इसके बाद आता है 1813 का राजलेख। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है लेकिन कंपनी केवल चीन के साथ चाय का व्यापार करती रहेगी और ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता था। तो लिख लीजिए, लिखना है तो स्क्रीनशॉट कर लेना। अठारह सौ 13 का राजलेख। इसमें क्या है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। पहला पॉइंट है जाता है लेकिन कंपनी चीन के साथ EIC ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ
चाय का व्यापार करती रहेगी, चाय का व्यापार करती रहेगी। और दूसरा पॉइंट हो जाता है इसमें, जो ब्रिटिश सरकार है भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। और तीसरा पॉइंट है इसमें, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता था। तो इस वीडियो में यही तक ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।